सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चल रहे हैं, या यूं कहा जाए कि विश्व राजनीति की जो बात चल रही थी उसमें अगला वीडियो हमारा ये है कि सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं उसमें हमने यूरोपियन यूनियन के विकास क्रम के बारे में पढ़ा था। विकास क्रम के साथ साथ हमने उसके महत्व के ऊपर भी प्रकाश डाला था कि उसका महत्व क्या है। आर्थिक क्षेत्र में हमने उसके महत्व के बारे में बात की या उसका प्रभाव क्या है वैश्विक राजनीति में। फिर आज हम बात करेंगे ना जो वो है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, सैनिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, उनकी हम बात करेंगे। और अन्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है तो उनकी भी हम बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में इतना बड़ा संगठन है कि यह विश्व में अन्य इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, या यूँ कहा जाए कि जो 1991 के बाद में जो विश्व में एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो रही थी तो क्या उसको यह चुनौती दे रहा है। तो इसके सामने क्या कोई चुनौती है, ये संगठन है, इसके सामने भी तो कोई चुनौती हो सकती है ना। तो क्या इसके सामने भी कोई चुनौती है, तो इसकी चुनौतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव। हालांकि मैंने इसका एक वीडियो पहले बना दिया है, फिर भी मैं आप लोगों की दृष्टि से या यूं कहा जाए कि आप लोगों के हित के लिए मैं दूसरा वीडियो भी बना रहा हूं। राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, राजनीतिक क्षेत्र की बात करेंगे हम। फिर इसके बाद करेंगे हम सैनिक क्षेत्र की बात करेंगे, सैनिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है। फिर हम जो अन्य हैं बचे कुचे उनकी बात करेंगे। फिर हम लास्ट में एक बात करेंगे कि इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो आज कुछ इन पॉइंटों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्थिक क्षेत्र में जो है ना उसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि आर्थिक क्षेत्र में अगर हम जीडीपी की बात करें, जो जीडीपी है वो 17,000 अरब डॉलर है, जो अमेरिका के बराबर मानी जा सकती है। फिर हम यूरो की बात करें, यूरो जो मुद्रा है वो जो अमेरिका का डॉलर है उसको चुनौती दे रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया। फिर उसके बारे में हम इसके बारे में हम बात करें कि यूरो मुद्रा है वो केवल कितने देशों में, 17 देशों में अपनाया गया है। इसके साथ साथ हम अगर यूं कहा जाए कि विश्व व्यापार में अमेरिका के बाद में किसका नंबर आता है, या यूं कहा जाए कि क्या अमेरिका सबसे पहले है विश्व व्यापार में, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका विश्व व्यापार में बढ़त बनाए हुए हैं। तो अमेरिका से जो पहले है ना, यूं कहा जाए कि यूएसए का जो विश्व व्यापार है उससे 3 गुना ज्यादा, कितना, 3 गुना ज्यादा विश्व व्यापार में हिस्सा किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा मार्केट है विश्व में। अब ये तो हो नहीं सकता कि किसी एक ही महाद्वीप में हो, तो ऐसा है कि इसका जो है ना सभी महाद्वीपों में व्यापार होता है, चाहे वो एशिया हो, अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। आंतरिक क्षेत्र में भी हम बात करेंगे तो आंतरिक क्षेत्र में भी इसका व्यापार में हिस्सा है, बाह्य क्षेत्रों में बात करेंगे तो उसमें भी इसका हिस्सा है। तो विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इनका व्यापार होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि WTO जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो उनके ऊपर भी इसका काफी खासा प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे उसकी नीतियां प्रभावित करने रही हो, चाहे उसकी कोई कार्यवाही प्रभावित करने रही हो। डिस्प्यूट मामले हैं उसमें भी हम देखा है कि उसमें भी इनका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो WTO के ऊपर जो प्रभाव है वो भी काफी देखने को मिलता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि विश्व जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें यूरोपियन यूनियन का कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, किसकी बात करेंगे हम, राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है। अब एक चीज यहां आपको ये देखने की है कि राजनीतिक क्षेत्र जो है ना, आपने यूएनओ का नाम तो सुना होगा। यूएनओ की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 15 देश सदस्य होते हैं। कितने,
15, जिसमें से 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। इन पांचों में यूरोपियन यूनियन का एक देश जो है वो स्थायी सदस्य है, जिसका नाम है फ्रांस। अब दूसरी चीज, फ्रांस के बारे में आप थोड़ा सा मैं बता दूं कि फ्रांस जो है ना यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ी इकोनॉमी उसकी है। तो फ्रांस का काफी ज्यादा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो यूरोपियन यूनियन का एक देश किसमें सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है, ठीक है ना। ब्रिटेन भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि 10 देशों में है ना जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें भी यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं शामिल हैं। तो अब कुल मिलाकर के बात ये है कि 10 में भी शामिल हैं और 5 में भी शामिल हैं। तो यहाँ पर दोनों क्षेत्रों, दोनों में स्थायी और अस्थायी दोनों में यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। तो इसकी कार्यवाही और इसके नियमों के ऊपर भी काफी प्रभाव होते हैं, काफी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इनकी कार्यवाहियों को काफी प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2003 की बात करें हम, तो 2003 के अंदर जब इराक पे हमला हुआ था तो इन्होंने जो फ्रांस है और जर्मनी है, इन्होंने अमेरिका की जो नीतियां हैं उनको काफी ज्यादा प्रभावित किया था। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो यूरोपियन यूनियन है वह राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव रखती है। चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, इन सभी देशों की आर्थिक या यूं कहा राजनीतिक और कूटनीतिक जो चर्चाएं होती हैं या कूटनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पर भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। कूटनीतिक क्षेत्र से हम बात कर सकते हैं कि अपने हितों को किस प्रकार से हम उनकी पैरवी करें और उनको मनवाएं दूसरे लोगों से। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कूटनीतिक क्षेत्र में भी ये काफी प्रभावी रहे हैं। संघर्ष की यहाँ बात करें तो संघर्ष यहाँ देखने को या यूं कहा जाए कि जो यूरोपियन यूनियन है वो संघर्ष को टालने की पूरी भरसक कोशिश करती है और चाहती है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो कूटनीतिक तरीके से या राजनीतिक तरीके से निकल सके। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहाँ पर जब 2015 के अंदर ईरान पर जो परमाणु कार्यक्रम था उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि भाई आप है ना इसको बंद कर दीजिए। तो अमेरिका के ऊपर जब ईरान के ऊपर जब दबाव बनाया जा रहा था तो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था उसको बंद करने की जो बात चल रही थी, उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी, तो यूरोपियन यूनियन ने उन प्रतिबंधों को कम करने और उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे थे उन्हें समाप्त करने की पहलवी की थी। और दूसरी चीज है कि उनके साथ में परमाणु जो कार्यक्रम था उसको ऊर्जा क्षेत्र में तो बनाए रखना था, लेकिन जो परमाणु बम बनाना था उसको समाप्त करने की पहलवी कर रहे थे। और उसका एक समझौता भी इन्होंने जैसे बराक ओबामा के साथ में मिलकर के करवाया था 2015 में। बाद में आकर के इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया था। तो वो चलो अलग बात है, लेकिन इसका हम प्रभाव देखने को या यूं कहा जाए कि यूरोपियन यूनियन का प्रभाव जो है राजनीतिक क्षेत्र में काफी ज्यादा है। अब देखते हैं हम सैनिक क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव है। देखिए सैनिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो सैनिक है ना वो तो यूएसए के पास है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर की बात करें तो वो किसके पास है, ईयू के पास है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो किसके पास है, वो ईयू के पास है। अगर दक्षता की बात करें तो दक्षता अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पे किसका आता है, इनके पास आता है, ईयू के पास आता है। फिर दूसरी चीज है रक्षा बजट की बात करें हम, रक्षा बजट की बात करें तो बजट सबसे ज्यादा किसका है, यूएसए का। कितना, 602 अरब डॉलर है। और ईयू का कितना है, 150 अरब डॉलर है। तो सेकंड नंबर पे ये आता है।
तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा सैनिक प्रभाव। दूसरी चीज है कि ये जो नाटो है ना, नाटो के जो यूरोप है या ईयू है, उसके लगभग सारे जो देश हैं वो इसमें शामिल है नाटो में। तो नाटो जो है वो किसको प्रभावित करता है? यूएसए को प्रभावित करता है। अमेरिका के वर्चस्व में मैंने बताया था कि नाटो प्रभावित करता है अमेरिका के वर्चस्व को, उसके बीच में एक अवरोधक है। तो जो सैनिक कार्रवाई है उसमें अधिकांश जो सेना भाग लेती है वो किसकी लेती है? ईयू की लेती है। तो ये भी क्या है, नाटो से अन्य देशों को प्रभावित करता है और यूएसए को भी प्रभावित करता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे अन्य की बात करेंगे। अन्य में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य में हम बात करेंगे केवल संचार प्रौद्योगिकी की बात करेंगे और हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। तो इसमें भी ये काफी डेवलप माने जाते हैं। बस इतना ही आपकी किताब में लिखा हुआ है कि संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी यूरोपियन यूनियन का काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि इसका प्रभाव क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी है, क्योंकि हर चीज के सामने एक चुनौती होती है जिसे वह उसे प्राप्त कर या उसे समाप्त करना चाहता है या फिर उनके ऊपर विजय पाना चाहता है, उन चुनौतियों को समाप्त करना चाहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी उन चुनौतियों को समाप्त करने का प्रयास करती है लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें समाप्त नहीं कर पा रही है। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। जैसे बात चली थी कि एकल संविधान की बात चली थी, तो एकल संविधान भी नहीं बना पाए। तो ये भी एक इसके सामने चुनौतियां हैं कि कुछ देश जो हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ये इन लोगों का तर्क है कि भाई हम एक ऐसे संविधान का निर्माण नहीं कर सकते जो हमारी जो स्थानीय सरकार है उनकी शक्ति वो ले। तो ये भी एक तरह से सफल नहीं हो पाया। दूसरी बात करें एकल मुद्रा की बात करें, तो एकल मुद्रा भी कितने देशों ने अपनाया है? 17 देशों ने अपनाया, जबकि टोटल देश कितने हैं इसमें? 27। कितने बच गए देश? 10 बच गए। तो 17 देश जो हैं वो केवल एकल मुद्रा को अपना रहे हैं, बाकी देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती है कि भाई बाकी जो देश हैं वो क्यों नहीं अपना रहे हैं। तो बाकी देशों के लिए भी ये है कि बाकी देश जो ये चाहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो उनका क्या तर्क है, तो वो उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी चीज है एकीकृत जो बाजार व्यवस्था है, एकीकृत बाजार व्यवस्था इसको भी जैसे ग्रीस संकट आया था, तो उस दौरान भी इस बाजार व्यवस्था का विरोध हुआ था। तो ऐसी कई समस्याएं आई हैं जिसके कारण से एकीकृत बाजार व्यवस्था को चोट पहुंची है। जैसे ब्रिटेन का भी आरोप था कि ब्रिटेन इसका विरोध कर रहा था लगातार कि भाई एकीकृत जो बाजार व्यवस्था है वो हमारे लिए नुकसानदायक है और हम इससे बाहर होना चाहते हैं। तो बाद में उन्होंने 2016 में अपने आप को पूर्णतः यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया। फिर इसके बाद में हम बात करें जैसे मान लेते हैं यूरोपियन यूनियन के कुछ देश जो है ना वो विदेश नीति और सुरक्षा नीति इनकी समान है, या यूं कहा जाए कि जो यूरोपियन यूनियन है उसकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति समान है, लेकिन समान होने के साथ साथ इनमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान लिया जाए एक देश जो है ना वो दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि तीसरा जो यूरोपियन यूनियन का जो अन्य देश है वो उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साम्यवादी खेमे के जो देश थे स्वतंत्र हुए थे, उनको ये देश शामिल करना चाह रहे थे, तो कुछ देश उनका विरोध कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई चलो इनको भी शामिल यूरोपियन यूनियन में कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज है कि ये देश जो भी क्रियाएं हो, जो भी अन्य देशों के साथ संबंध बनते हैं, जैसे अपन यूक्रेन के साथ अभी मामला चल रहा है, तो यूक्रेन जो संकट है ना, कुछ देश जो है ना इस आक्रमण जो रूस है उसके आक्रमण की निंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ देश है ना वो शांत है, वो उसमें ज्यादा भाग नहीं ले रहे हैं। या यूं फिर एक चीज जैसे देखी जाए तो जब पोलैंड को कहा गया कि भाई आपकी धरती को जो है ना फाइटर जेटों के लिए दे दीजिए, हम वहां से उड़ान भरवाना चाहते हैं, तो पोलैंड ने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ नहीं, हम अपनी जमीन नहीं दे सकते, हम आपको फाइटर जेट दे देंगे लेकिन आपको जमीन यहाँ से उड़ने नहीं देंगे। तो ये भी एक बात हुई थी। दूसरी चीज है कि सुरक्षा नीति, जैसे 2003 की बात करें, 2003 के अंदर अगर इराक की बात करें तो इराक के मामले को लेकर के फ्रांस और जर्मनी एक पक्ष हो गए थे और अमेरिका और ब्रिटेन एक पक्ष में हो गए थे, तो वहां पर भी इनको विरोधाभास देखने को मिला था सुरक्षा नीति को लेकर के। इनकी सुरक्षा क्या है कि एक देश के ऊपर आक्रमण कोई देश करता है तो वह सभी देशों पे आक्रमण माना जाएगा, सभी देश उसका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो इराक पर जब हमला हुआ था तो इसका समर्थन जो है यूएसए और ब्रिटेन कर रहे थे, जबकि विरोध कौन कर रहा था इसका, फ्रांस और जर्मनी कर रहा था। तो इस प्रकार से इनमें भी विरोधाभास देखने को मिला है सुरक्षा नीति को। अब जैसे एक और मामला आया था, गैस मामले आया था, गैस परचेजिंग मामला था कि भाई यूरोपीय जो यूनियन है वह रूस से गैस प्राप्त करता है और सर्दियों में उसके काम आता है, ऊर्जा की सप्लाई जो होती है तो उससे गर्म रखने का काम करती है वहां पर, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड पड़ती है तो अब वो अपने आप को गर्म रखना होता है, घरों को गर्म रखना होता है, तो वो गैस एक माध्यम है उसको ऊर्जा को प्राप्त करके, या गैस के माध्यम से वहाँ की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। तो कुछ देश कह रहे हैं कि भाई जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया है तो उसकी आर्थिक व्यवस्था को समाप्त करना है, रूस की को, उसकी जो उस चैनल है ना, उन चैनलों को समाप्त करना है, कि वहां से व्यापार बिल्कुल खत्म करना है। तो कुछ देश इसके पक्ष में थे और कुछ देश इसके विरोध में थे। जैसे कुछ देश कह रहे थे कि अगर हमने इससे गैस खरीदना बंद कर दिया तो हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा का संकट आ जाएगा, हमारे ना तो हमें सर्दियों के अंदर जो है ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी, ना हमारी फैक्ट्रियाँ चल पाएंगी, उद्योग धंधे हमारे समाप्त हो जाएंगे, और हमारे यहाँ पर आर्थिक मंदी आ जाएगी, बेरोजगारी पनप जाएगी, जिससे हमारे राष्ट्रीय हित जो है ना वो प्रभावित होंगे। तो हम इस तरीके से हम वहाँ से जो गैस है वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, हम वहाँ से धीरे धीरे कम जरूर कर सकते हैं, उसका विकल्प हम तलाशेंगे तब जाके हम बंद करेंगे, अन्यथा हम बंद नहीं करेंगे। तो इस मामले में भी वो क्या है, विरोध वहाँ पर देखने को मिला है। वहाँ की आंतरिक समस्याएं ये बनी हुई है। क्या होगा, हंगरी है और पोलैंड है। पोलैंड और हंगरी में यहाँ पर जो तानाशाही सरकार है वह चीन और रूस का समर्थन करती है। चीन और रूस का समर्थन करती है। तो ये भी एक इनके सामने समस्या है कि भाई चीन और रूस का समर्थन कर रही है, तो ये जो चीन और रूस है वो किसको सपोर्ट करते हैं, साम्यवाद को सपोर्ट करते हैं। तो यूं कहा जाए कि जो यहाँ की जो सरकार है वो किसका समर्थन कर रही है, साम्यवाद का समर्थन कर रही है, जो पूंजीवाद के लिए खतरा है। क्योंकि पूंजी यूरोपियन यूनियन किसको स्वीकार करती है, पूंजीवाद को स्वीकार करती है, तो पूंजीवाद के लिए ये खतरा है। तो यूरोपियन यूनियन में भी क्या हो रही है, आपस में जो मतभेद हो रहा है उसके कारण से क्या है, यूरोपियन यूनियन कमजोर पड़ता जा रहा है। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि फ्रांस में अगले महीने चुनाव है, फ्रांस में अप्रैल में चुनाव हो रहे हैं, अप्रैल में क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो दक्षिणपंथी हैं वो क्या चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए,
किससे बाहर हो जाए, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। जबकि फ्रांस क्या है, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो वह ये नहीं चाहता है कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ जाए। हाँ देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा अभी चुनौतियां कौन कौन सी हैं यूरोपियन यूनियन के सामने। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है जो आ सकते हैं, या यूं कहा जाए कि जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पार्ट से, वो कौन कौन से हैं, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के एक दो क्वेश्चन है, जैसे बात कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां। तो चुनौतियों का एक एक क्वेश्चन आ सकता है कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। तो ये भी आ सकता है। दूसरी चुनौती है कि यूएसए के प्रभाव को यूरोपियन यूनियन कैसे कम कर रहा है ना, कैसे कम कर रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का विश्व राजनीति में प्रभाव होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको तैयार करें और तैयार करके अपने टीचर्स को दिखाएं, और खुद भी अपने आकलन कर लें कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।